हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और अपने एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमने एक सीरीज की स्टार्टिंग की है, जिसमें आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा जो कि आपके एग्जिट एग्ज़ाम सिलेबस पे बेस्ड होगा। और उस लेक्चर के बाद आपका एक लर्निंग असेसमेंट टेस्ट भी होगा जो कि हमारे ऐप पे होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आपको जाके देना है। और आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपने क्या कुछ सीखा। ठीक है। तो आज इस सीरीज का पहला लेक्चर है, जो कि हम बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। और बायोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो वहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं। ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, इन्हें क्यों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बोला जाता है। तो पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, मल्टीपल, और हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में जो तीनों स्ट्रक्चर दिए हैं, इसमें किसी में भी देखोगे तो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे सारे में। ठीक है। तो इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बात करें तो जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है, जो शुगर होती है, ये मतलब एल्डो शुगर होती है, कीटो शुगर होती है, मतलब एल्डोज और कीटोज के फॉर्म में ज़्यादातर प्रेजेंट होती है। तो जैसे अगर कार्बन नंबर 1 पे अगर प्रेजेंट है CHO ग्रुप, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड या फिर एल्डो शुगर। ठीक है। और अगर कार्बन नंबर जो 2 है वहाँ पे प्रेजेंट है कीटो ग्रुप, ठीक है, या C डबल बॉन्ड O, तो इसको हम बोलेंगे कीटो ग्रुप या फिर कीटो शुगर। ठीक है, या फिर कीटोज। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। और कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि एक डाइसैकेराइड का अगर एग्जांपल लें, तो जैसे डाइसैकेराइड में हमारा होता है सुक्रोज। ठीक है। तो अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रक्टोज, और दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज। ठीक है। तो अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इन दोनों की यील्ड होगी, मतलब ये दोनों प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। तो आई होप ये आपकी जो लाइन थी, ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेजरली 3 मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसी से इसका एक फार्मूला भी डिराइव है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2O का होल एन। ठीक है। और इसीलिए इसको हम, जैसे देखो एक कार्बन है और इसमें वाटर है, तो इसीलिए इसको हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है। एक चीज़ और, ये जो फार्मूला है ये कभी कभी आपको सिंपल फॉर्म में थोड़ा ऐसे भी लिखा रह सकता है, CnH2n और ON। ठीक है। तो ये दोनों तरह से लिख के आता है, अब एक बार इसको देख लीजिएगा कैसे भी लिखा रहे। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, तो कार्बोहाइड्रेट को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है। मोनोसेक्राइड ये सिंगल यूनिट होती है, जिसको हाइड्रोलिसिस के दौरान ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, वो मोनोसेक्राइड बोले जाते हैं। ओलिगोसेक्राइड को 2 to 8 मॉलिक्यूल या 2 to 10 मॉलिक्यूल तक ब्रेक डाउन किया जा सकता है। और जो पॉलीसेकेराइड हैं, ये मोर देन 10 मॉलिक्यूल यील्ड करते हैं अनहाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो जो मोनोसेकेराइड है इसका ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। जो ओलिगोसेकेराइड है ये 2 to 10 2 to 8 मॉलिक्यूल जो है वो अनहाइड्रोलिसिस यील्ड देगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा। और पॉली जो सेकेराइड है वो मल्टीपल, मतलब मोर देन 10। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब जो मोनोसेकेराइड है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है।
तो जो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अभी हम डिस्कस किए किए थे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, वही चीज़ है। तो जो एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर है, तो एल्डोज शुगर जो होते हैं मतलब एल्डिहाइड कंटेनिंग वाले, तो उसमें ग्लूकोज आता है। कीटोज शुगर जो है मतलब कीटोजेज जो है वो फ्रक्टोज आता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज एल्डोजेज का एग्जाम्पल है, और जो कीटोज है जो फ्रक्टोज है वो कीटोजेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसको अभी हम और आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे जब मोनोसेक्राइड को डिटेल स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो कार्बन का कितना नंबर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। तो ट्राइओज की बात करें तो कार्बन इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेट्रोज की बात करें तो उसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर पेंटोज की बात करें तो इसमें 5 कार्बन होते हैं। ऐसे ही हेक्सोज में 6 और हेप्टोज में 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओलिगोसेक्राइड को फिर फर्दर हमने डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ऐसे ही पेंटा हेक्सा ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, बट ये इतना थोड़ा सा मेजर इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद करके चलिए। डाइसेक्राइड के एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, ट्राइसेक्राइड के एग्जांपल है रैफिनोज, और टेट्रासेक्राइड के एग्जांपल हैं स्टेकायोज। ठीक है, और जो पॉलीसेक्राइड है उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड और होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल हैं स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और इन्यूलिन। ऐसे ही आपका हेट्रोसेक्राइड का है, इसके एग्जांपल हैं हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। ठीक है, तो ये सारे उसके एग्जांपल हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, जैसे कि डर्मेटन और केराटिन। ठीक है, तो इसमें से 2 ये आपको याद करने ही करने हैं, ये 3 आप छोड़ सकते हो, और इसमें से ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, बाकी आप इन सारे का एक बार एग्जाम्पल पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्पल से आ जाता है। जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोज शुगर, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोज शुगर, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मतलब डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ऐसे करके आपसे डायरेक्टली एग्जाम्पल आ जाएगा। या ऐसे आ जाएगा स्टार्च बिलोंग्स टू व्हिच टाइप ऑफ सेकेराइड, तो एग्जांपल में दे देगा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ऐसे करके। तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ जाता है, लेकिन आपको एक बार पता है चीज़ें तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो मतलब कैसा भी ऑप्शन है, आपको अगर आता है तो आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड के बारे में। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो एक सिंपल शुगर होते हैं, मतलब सबसे सिंपलेस्ट शुगर मोनोसेक्राइड ही होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जिनके पास होता है फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके मोनोसेक्राइड होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर में मतलब पाया जाता है 2 या उससे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2O का होल एन, या फिर CnH2nOn, कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डाइसेक्राइड का अलग फार्मूला है और ट्राइसेक्राइड का अलग फार्मूला है। ठीक है, डाइसेक्राइड का फार्मूला जो है वो है CnEH2, वो मान लो H2O का होल n-1। ठीक है, ट्राइसेक्राइड का है CnEH2O का होल n-2। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी फार्मूला भी आ सकता है, या ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा अभी आगे। ठीक है, तो अब मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, उसके बेसिस पे है, और एल्डोज और कीटोज शुगर के बेसिस पे भी है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए ट्राइओज मतलब इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, अब आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद करना है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे जो ये यहाँ पे n लिखा है,
एन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कितने कार्बन हैं, एन उसको इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे कि आपके पास ट्राइओज का आपको निकालना है, तो 3 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो एन की जगह पे आप 3 अगर रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही टेट्रोज की अगर बात करेंगे तो यहाँ जैसे 4 होगा टेट्रोज में, तो जब 4 यहाँ पे रखेंगे आप, ठीक है, एन की जगह पे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो इसलिए कोई आपको याद करने की कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। ओके, ऐसे ही आप इसका देख सकते हैं, पेंटोज में C5 होता है, हेक्सोज में C6 और हेप्टोज में C7, ठीक है। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। ट्राइओज के जो एल्डोज वाले एग्जांपल है, एल्डोज शुगर में ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोज वाला एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। टेट्रोज का ऐसे है, जो टेट्रोज का है एल्डोज शुगर, वो एरिथ्रोज है, और कीटोज का जो है वो एरिथ्रोलोज है। ऐसे आपको इन सारे का याद कर लेना है, ठीक है। और ऐसे पेंटोज का राइबोज है, राइबोलोज है, हेक्सोज का ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है। ऐसे आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा। अब स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें मोनोसेक्राइड का, तो उसमें आपका आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर के बारे में, ठीक है। तो एक मतलब कायरल सेंटर ऐसे होते हैं, एक कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, मतलब ऐसा कोई कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, जैसे कि सी कार्बन है तो ए से अटैच है, बी से अटैच है, सी से अटैच है, और डी से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो आपस में वो मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल या सिमिलर एलिमेंट से अटैच हो, मतलब जितने हैं वो सारे के सारे किसी न किसी अलग मॉलिक्यूल से अटैच हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कायरल सेंटर, ठीक है। ओके, और ये जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है या फिर नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, ये आपको बताते हैं कि उसके पॉसिबल आइसोमर कितने हो सकते हैं, ठीक है। और उसका ये फॉर्मूला होता है 2n, मतलब जैसे हमें ग्लूकोज का अगर निकालना हो तो ग्लूकोज में आपके पास होते हैं 4, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ग्लूकोज में आपके पास 4 कायरल सेंटर होते हैं, उसमें जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो कायरल सेंटर नहीं होता और लास्ट वाला कायरल सेंटर नहीं होता, बाकी जो 4 हैं वो सारे के सारे कायरल सेंटर होते हैं। तो इस फॉर्मूले जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। हाँ, इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट किए हैं, मतलब कायरल सेंटर। मैं आपको एक डायग्राम में बता देता हूँ, ये वाला, ये जैसे ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये वाला, ठीक है। बात हुई थी कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए थे, ठीक है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप की बात करें तो ये वाला जो है, जैसे देखो ये डबल बॉन्ड ओ अटैच है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट है, 1 2, और इस पूरे को एक कंसीडर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इसलिए कायरल सेंटर नहीं होगा। ये अब कार्बन नंबर 2 की बात करें इसकी, तो यहाँ देखो, एक इस पूरे को एक ग्रुप मान लो, ये हो गया एक ग्रुप, ठीक है। ये हो गया दूसरा ग्रुप, ये हो गया तीसरा ग्रुप, और इस पूरे को फिर एक मान लो, ठीक है। हो गया ना, चारों डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया। अब सिमिलरली कार्बन नंबर 3 की अगर बात करें हम, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको एक बार मिटा देते हैं फिर आपको बताते हैं। अब अगर हम कार्बन नंबर 3 की बात करें, तो कार्बन नंबर 3 पे आपका फिर से सिमिलरली जैसे आपने 2 में देखा था, सेम वैसे ही 3 पे भी है। तो ये चीज़ आप देख लो एक बार, ये कार्बन नंबर 3 पे, ठीक है। तो इस पूरे को एक ग्रुप मान लो, ऊपर वाले को, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, और ये पूरा चौथा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपका, जैसे ये हो गया था आपका कायरल सेंटर, तो ऐसे ही 3 नंबर भी आपका हो जाएगा कायरल सेंटर, ठीक है। सिमिलरली 4 नंबर भी आपका ऐसे कायरल सेंटर हो जाएगा, और 5 नंबर भी आपका कायरल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। बस ये जो मॉलिक्यूल है आपका 6 नंबर वाला, ये कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि ये CH2, मतलब हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चारों डिफरेंट ग्रुप चाहिए थे, तो इसलिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला छोड़ के बाकी ये चारों कायरल सेंटर हैं, मतलब चारों एसिमेट्रिक कार्बन है। तो यही डिटरमाइन करते हैं कि उसे कितने आपके पॉसिबल
आइसोमर होंगे तो वो इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। और n मतलब जितने कायल सेंटर होंगे उसको n से डिनोट करते हैं। तो 2 की पावर 4 कर देंगे तो वही 2 × 2 × 2 × 2 तो हो जाएगा 16, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। बाकी अगर आपका कोई अदर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, हमें कमेंट में कर सकते हो, या हमने जो मैसेज की नंबर दे रखा है लास्ट में, आप उस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। हम जितना जल्दी हो सकेगा उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और हाँ, अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट पेन ले लें। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स की बात हो रही कार्बोहाइड्रेट में, उसमें जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है वो आपका रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसी की बेसिस पे हम अदर कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। अब डी एंड एल आइसोमर्स की बात करें कि डी एंड एल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो पहले मैं इसे रफली बता देता हूँ आपको। डी एंड एल आइसोमर ये होते हैं कि जो हमारा कार्बन नंबर 5 होता है ग्लूकोज में, तो वो अगर राइट साइड प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 5 पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है तो वो डी ग्लूकोज होगा। अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो वो एल ग्लूकोज होगा, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। मतलब डी एंड एल आइसोमर जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। अगर ओ एच ग्रुप एट द C5 आप ग्लूकोज इज ऑन राइट साइड, ठीक है। अगर राइट साइड है तो डी सीरीज का होगा, अगर लेफ्ट साइड है तो एल सीरीज का होगा, ठीक है। और डी एंड एल ग्लूकोज जो है वो बेस्ड होता है रेफरेंस मोनोसेक्राइड। अब रेफरेंस मोनोसेक्राइड कौन है, तो वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये वाला। इनेंशियोमर्स की बात करेंगे। इनेंशियोमर्स जो होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के स्टीरियो आइसोमर होते हैं और ये भी मिरर इमेज ही है, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा बहुत कुछ आपको याद नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने हैं, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपके बन जाएंगे इजीली, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये एक मिरर इमेज होते हैं, जैसे जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसका ये मिरर इमेज, जैसे देखो आप, ये ओ एच यहाँ था तो बीच में मिरर लगा है तो ओ एच यहाँ आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ एच था, वो एच उस साइड चला गया, मतलब ये सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं, उसका मिरर इमेज है, ठीक है। एच यहाँ था, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल इस साइड थे, इस साइड जितने भी थे वो अब इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। इस साइड वाले इस साइड आ जाएंगे यहाँ पे, देखो ओ एच ओ एच 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 ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, ठीक है। तो ये मिरर इमेज है, तो ये डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है। अच्छा, एक चीज़ और, सारे जगह जो डी और एल आइसो मतलब इनेंशियोमर को डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल से लिखा जाता है अदर चीज़ों के केसेस में, बट अगर कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो उसको हम कैपिटल डी या कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ऐसा इसलिए वो ये वाला जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ शुगर है जैसे हायर एनिमल में या इंक्लूडिंग मैन में भी, तो वो डी टाइप की प्रेजेंट होती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक दूसरा टर्म आता है डायस्टेरियोमर्स, तो वो सिमिलरली ऐसा ही है कि इनेंशियोमर आपके मिरर इमेज होते थे, बट डायस्टेरियोमर्स आपकी मिरर इमेज नहीं है। जैसे देखो, अगर अगर यहाँ पे हम मिरर लगा दें, ये देख लो, ये मिरर लग गया, ठीक है। तो मिरर लगा तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आना चाहिए ना, क्योंकि देखो यहाँ ये वाला यहाँ पे आ रहा था, ये लेकिन नहीं आएगा। देखो ओ एच है तो यहाँ एच हो गया, ठीक है। ये तो सेम सेम हो गया, जैसे यहाँ एच एच ओ एच एच, तो इसलिए ये आपका मिरर इमेज नहीं है, इसलिए डायस्टेरियोमर है, ठीक है। अब बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है कि इक्विमोलर मिक्सचर होता है, मतलब इनेंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर। मतलब अगर ये ऐसा मिक्सचर है कि इसमें 50% डी टाइप एंड 50% एल टाइप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होती है। ऐसा इसलिए कि ये जितना डी वाला राइट साइड जितना रोटेट करेगा उतना लेफ्ट वाला जो है वो जो एल वाला लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है, इसलिए वो उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है, मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है। इसे डीएल मिक्सचर भी बोलते हैं, ओके।
अब बात करते हैं ईपीमर की। तो ईपीमर को पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में आप ये बुक इज लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। ईपीमर जो है वो अदर देन फर्स्ट कार्बन को छोड़ के, ठीक है, किसी अदर कार्बन पे इनमें चेंजेज आता है। किसी एक कार्बन मतलब पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ किसी एक कार्बन पे ही चेंज आएगा। जैसे आप देखोगे C2 ईपीमर की बात करें, मतलब ग्लूकोज और मैनोज में, तो एक कार्बन पे चेंज है। जैसे कि देखो कार्बन नंबर 2 पे यहाँ OH है और H है, ठीक है। तो यहाँ OH इस साइड था, यहाँ पे H इस साइड आ गया है, ठीक है। यहाँ OH था, यहाँ H आ गया है, और यहाँ पे H था तो यहाँ पे OH चला गया, ठीक है। बस यहाँ सिर्फ चेंजेस है, बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर और ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज सेम है, ठीक है। तो ये C2 ईपीमर हो गया। C4 ईपीमर की बात करें तो इसमें कार्बन नंबर 4 पे, ठीक है, चेंज हो जाएगा। देखो HCOH, ठीक है। तो यहाँ पे OH जो है इस साइड है, ठीक है, मतलब कि OH जो है वो राइट साइड है। यहाँ पे देखना OH पहले ही आ गया, ठीक है, राइट साइड में यहाँ पे H है। तो बस ये थोड़ा सा चेंजेस है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब अदर देन फर्स्ट कार्बन कहीं भी चेंजेस आता है। और इसके एग्जांपल हैं, इसके मेनली जो क्वेश्चंस आएगा आपका यहाँ से आएगा, ठीक है, एग्जांपल से। C2 ईपीमर और C3 ईपीमर और C4 ईपीमर। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जा चुका है आज तक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके फार्मासिस्ट या अदर किसी एग्जाम में, वो C2 और C4 ईपीमर पूछता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। वो ट्रिक है आपकी MAG, ठीक है, ये जी लिखा, ओके। तो ये है C2, C3 और C4, ठीक है, ओके। तो यम से हो जाता है हमारा मैनोज, ठीक है। फिर आपका आ जाता है C3 पे एलोज, और इस पे आ जाता है आपका गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये मैग आपको याद रहेगा, तो 2 3 4 ऐसे आप करके याद रख सकते हैं, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GPAT में आपका दोनों क्वेश्चन आ चुका है, C2 ईपीमर भी, C4 ईपीमर भी, एक साथ 2023 के एग्जाम में एक साथ दोनों क्वेश्चन आए थे, 4 4 नंबर के, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको याद करके रखना है। एनोमर की बात करें तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें चेंजेज आता है, जो है अल्फा और बीटा कन्फर्मेशन इसमें बनते हैं। और इसमें फर्स्ट कार्बन पे चेंज आता है जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे OH जो है वो डाउन साइड है और यहाँ पे OH अप साइड है, ठीक है। तो अगर OH डाउन साइड है तो अल्फा मतलब डी ग्लूकोज है, और अगर ये अप साइड है तो बीटा डी ग्लूकोज है। इसका एक और कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं कि अगर जो ये CH2OH ग्रुप है, अगर उसकी साइड ही आपका ये OH है, हाइड्रोक्सी CH2OH की साइड ही है, तो ये आपका मतलब उसे थोड़ा, उससे अगर दूर है, ठीक है, और उसकी साइड नहीं है तो आपका अल्फा होगा, और अगर उसकी साइड है मतलब उसी की साइड है, उसके पास है, तो ये आपका बीटा फॉर्म होगा, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर ये जो CH2OH है इससे दूरी पे जा रहा है तो अल्फा, और अगर इसकी साइड ही आ रहा है, जैसे ये और ये पास पास आ रहे हैं, तो ये बीटा, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा, इसे एनोमर बोलते हैं, ठीक है। म्यूटर रोटेशन की बात करें तो म्यूटर रोटेशन जो एनोमर्स होते हैं, इनके बस जो इनके अगर सॉल्यूशन की बात करें, मतलब इनका अगर कोई मिक्सचर बनता है तो उसमें इनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है, उसमें चेंजेज आ जाता है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन में मेनली होता है, तो उस चीज़ को ये डिनोट करते हैं। तो आप देख लीजिए डेफिनेशन, अगर म्यूटर रोटेशन इज द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। आप एक कायरल मटेरियल, मतलब कायरल मटेरियल का ही ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, वही कायरल सेंटर वाले, इन अ सॉल्यूशन ड्यू टू चेंज इन प्रोपोर्शन ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट एनोमर्स, मतलब दो एनोमर के कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंजेस हो जाता है जब ये सॉल्यूशन में जाते हैं, टिल इक्विलिब्रियम इज रीच। और ये तब तक चेंजेस होगा जब तक ये इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई इक्विलिब्रियम मिक्सचर है तो उसमें 63% आपका ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा एनोमर होता है, और 36% आपका बीटा एनोमर होता है, ठीक है। और 1% ओपन चैन फॉर्म में होते हैं।
वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। मतलब ये आपस में सब इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। ये उनकी डिग्री मेंशन की गई है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज कितनी डिग्री का, मतलब वो पॉजिटिव साइड जाता है, या इक्विलिब्रियम पे कितनी डिग्री होती है, और बीटा की कितनी डिग्री हो। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़े से कॉन्सेप्ट थे जो आपको माइंड में रखने हैं एक बार इनको, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चन आपके एग्जिट एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। बस स्ट्रक्चर की बात थी तो आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये आपकी माइंड में रहे, क्योंकि इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए, ठीक है। तो इसको एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा, और इसका जो टेस्ट होगा वो हम ऐप पे कंडक्ट करवाएंगे, और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज या कॉल दोनों कर सकते हो, या कोई अदर क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो, ठीक है। आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।